आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। कोरोना से मुतासिर होने के शुबे में जिन जिन को भी क्वारंटीन किया जा रहा है, उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं साबित हो सकती है। इससे पहले भी इस किस्म की शिकायत वसूल हुई थी कि क्वारंटीन में ठीक से सलूक नहीं किया जा रहा है। हमने बेनिफिट ऑफ डाउट देकर इसे शामिल नहीं किया था, मगर फिर हमें ये ख़बर वसूल हुई कि दिल्ली के सुल्तानपुरी क्वारंटीन में जो निज़ामुद्दीन मरकज़ से तबलीगी जमातियों को उठाया गया था, वहाँ पर उन्हें ठीक से नहीं रखा गया है, उनका ठीक से ख्याल नहीं किया जा रहा है। ख़वातीन की प्राइवेसी का ख्याल तो बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है, ना कोई खाने को पूछता है और दिनों तक पानी नहीं मिलता है इन्हें, ना कोई ट्रीटमेंट है, ना डॉक्टर्स मुआयने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से एक डायबिटिक पेशेंट वक्त पर खाना न मिलने की वजह से मौत के घाट चले गए। अगर ऐसा ही होता रहा तो हुकूमतें बदनाम हो सकती हैं। हुकूमतों को चाहिए कि अगर पूरी तरीके से ज़िम्मेदारी ले सकते हैं तो आप अपने क्वारंटीन में ले जाइए, वरना जिस तरह से वीआईपी सेल्फ क्वारंटीन कर लेते हैं अपने आप को, जिस तरह से यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने किया है, इस तरह से बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप भी इन एवरेज मिडिल क्लास के लोगों को भी सेल्फ क्वारंटीन में भेजिए और उन्हें मॉनिटर कीजिए, पहरा रखिए, ताकि डिसीज़ भी ना फैले और लोगों को भी तकलीफ़ ना हो। रमज़ान का महीना चल रहा है और रोज़ादार लोग अगर उन्हें वक्त पर खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो फिर वो कैसे रमज़ान का एहतमाम कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी जगह पे गांधी हॉस्पिटल में सहरो इफ्तार का इंतज़ाम है, कितना अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा अगर हर जगह हुआ तो बेहतर है, वरना सेल्फ आइसोलेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी। फिलवक्त देखिए इस वीडियो को। हम लोगों को इन्होंने मरकज से उठाया था 31 तारीख को, और फिर हमें उन्होंने द्वारका रखा 8 दिन हमारे महरमों के साथ। फिर इन लोगों ने हमें हॉस्पिटल डाल दिया। 15 दिन में हमें वहां से छोड़ा, ना हमारी कोई रिपोर्ट हमारे हाथ में दी और ना हमें कोई डॉक्टर वहां देखना है, ना हमें उन्होंने कोई दवाई दी। और उसके बाद में हमें यहाँ पर ला के डाल दिया वजीराबाद में, और वजीराबाद में लाकर इन्होंने इतना बुरा हाल हमारा रखा कि हमें 9-9 घंटे गाड़ियों में बंद। हम जब कल आए वहां से तो हम रोजे से थे और इन्होंने ना हमें शीशे खोलने दिए और ना हमें इन्होंने बाहर निकाला। हम धूप में तपते रहे गाड़ी के अंदर, और इन लोगों ने हमारी इतनी बदतर हालत कर रखी। उन लोगों ने हमें 3-3 दिन हॉस्पिटल में पानी नहीं दिया। हम इन्होंने बिल्कुल जानवरों से ज्यादा बदतर हमारी जिंदगी कर रखी। और हॉस्पिटल में यहाँ पर आ गए हम वजीराबाद में, तो यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम में कोई भी कोई कुंडी नहीं है। हम नहाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, जोहर के नहाने के लिए जब गए तो लोग वहाँ पर जेंट्स भी मर्द भी औरतों के टॉयलेट मारे और औरतें मर्दों के टॉयलेट में, सब ऐसे ही सब चल रहा। कोई किसी से कोई रोक टोक नहीं है, ना पर्दे का कुछ है। हम लोग जमात में जाते अपने घर से, हम बिना महरमों के नहीं निकलते। हमें 22 दिन इन लोगों ने, हम अपना सामान उठाते हैं, धर के टोकरे खाने, इनका कहना मानने, लेकिन ये लोग हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हर तरह से हमें परेशान कर रखा है इन लोगों ने। और हमारे बाथरूम में जेंट्स बढ़ के आ गया। जब हम नहाने के लिए गए, हम बहुत परेशान है, प्लीज हमें हमारे घर के लिए कहिए, हमें घर जाना है अपने बच्चों में। अब बहुत परेशान हो गए हम। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो कुछ 4 दिन पहले सुल्तानपुरी के क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा मचा और खाना न दिए जाने की बात कह करके जितने वहां रह रहे जमाती लोग या और दूसरे लोग थे, उन सब ने जबरदस्त हंगामा किया कि एक शुगर के मरीज जिनको कि खाना दिया जाना चाहिए था, उन्हें खाना वक्त पर नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ। तो वो क्या गलत नहीं था। ये सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर है। यहाँ डायबिटीज और भूख की वजह से दूसरी मौत है। ये डायबिटीज और भूख की वजह से दूसरी मौत हुई है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई सुनने को राजी नहीं है। हमारी दरख्वास्त है दिल्ली गवर्नमेंट को हमारा मैसेज पहुंचाएं। इस सुल्तानपुरी में दूसरी डेथ भूख की वजह से और डायबिटीज सांस की वजह से, डॉक्टरों के ना होने की वजह से। हमारे दोस्त
हिंदुस्तान के चोटी के सुप्रीम कोर्ट लॉयर व सीनियर कांग्रेस कायद कपिल सिब्बल ने पीएम केयर्स फंड पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड कायम किया गया है, जिसके तहत फ़ंड कहां से आएगा और फंड किस तरह से खर्च किया जाएगा, किसको कितना एलोकेट करना है, ये सारा एक सिस्टम के तहत होगा। मगर चूंकि पीएम साहब ने एक सेपरेट फ़ंड कायम किया है, पीएम केयर्स फंड, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है, जिसको ना तो कोई सिस्टम के तहत चलाया जाएगा, ना ही कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जानिब से सवाल उठाया जाएगा। सुनिए कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है। धारा 46 कहती है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट अ फंड called the National Disaster Response Fund for meeting any threatening disaster situation or disaster, and there shall be credit into that fund an amount which the central government may appropriate by parliament by law, and any grants that may be made by any person or institution for the purpose of disaster management. मतलब कि एक डिजास्टर रिस्पांस फंड नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर होगा कि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो उसमें पैसा कितना देना चाहिए, वो पैसा उसमें इकट्ठा होगा। एक तो पार्लियामेंट द्वारा इकट्ठा होगा, अप्रोप्रिएशन बिल द्वारा इकट्ठा होगा, और दूसरा अगर कोई पैसा इस फंड में देता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लोग, वो सारा इसमें जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसका तो नजरअंदाज कर दिया और अपना एक पीएम केयर फंड बना दिया जो यही काम करेगा। जब ये कानून कहता है कि कोई और कानून लागू नहीं हो सकता, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लागू नहीं हो सकता, और ये सारा इंडिविजुअल पैसा जो इंडस्ट्री दे रही है, वो मैं समझता हूं कि आज के दिन वो 6,000 करोड़ से ज्यादा है पीएम केयर फंड में, वो तो सारा नेशनल रिस्पॉन्स फंड में जाना चाहिए। तो इस बारे में क्यों नहीं कुछ कह रहा? इस कानून की बात क्यों नहीं हो रही? ये कानून तो सब कहता है कि कैसे होगा, साथ साथ में ये भी कहता है कि द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड शुड बी मेड अवेलेबल टू द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। मतलब कि जो सेक्रेटरी की कमेटी है सेक्शन 10 के अंतर्गत, ये सारा फंड उसको जाएगा ताकि वो तय करें कि किस तरह से किसको देना है। धारा 47 में लिखा है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, और वो मतलब कि अगर किसी को, जैसे माइग्रेंट लेबर हैं, जैसे लोगों के रोजगार चले गया, मिटिगेशन के जो काम है कि कितना उनको अब रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए भी फंड होना चाहिए। और वो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका कुछ योगदान है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का योगदान है, और जो फंड बना हुआ है वो बहुत कम है। तो एक तरफ में तो फंड कम है, दूसरी तरफ रिस्पांस फंड पीएम केयर को जा रहा है, रिस्पांस फंड में नहीं आ रहा। और वो पीएम केयर जो है वो तो ट्रस्ट है, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। और अगर इस रिस्पॉन्स फंड में पैसा जाएगा और पैसा खर्च होगा तो सीएजी सवाल उठाएगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये इसको दरकिनार करके ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द और ये देखिए, ये कानून ये भी कहता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पे प्लान बनेगा, एक प्रदेश के स्तर पे प्लान बनेगा, और एक डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे प्लान करेगा। और सेक्शन 10(2) कहता है कि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये सारा उसको कोऑर्डिनेट करेगी। तो कपिल सिब्बल साहब के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। साथ में फंड्स का एलोकेशन जो है, किसको कितना देना है, कहाँ पैसा खर्च करना है, ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करा करती है। मगर पीएम केयर्स में ये सारा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से पीएम केयर्स फंड्स पर सवाल उठाया जा सकता है। नाजरीन, ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक कोविड-19 के मुतालिक हिंदुस्तान भर में शहरों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में
सेपरेट किया गया है। रेड जोन वो है जहां पर नए नए केसेस आ रहे हैं। हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना में 6 रेड जोन्स हैं। हैदराबाद अभी खतरे में है। द मोस्ट हैपनिंग सिटी ऑफ तेलंगाना इज स्टिल इन डेंजर। हमें इसे रेड जोन से बाहर निकालना है, जिसके लिए सरकार को और आवाम को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सरकार को सख्ती से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, मगर मारना पीटना नहीं है। साथ ही साथ आवाम को अपनी शख्सी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने आप को घर पर मुक़य्यद करके रखना है। बहुत ही ज़रूरी हालात में बाहर निकले, वरना घर पर रहें। खबरें गर्म हैं कि चूँकि हैदराबाद अभी रेड जोन में है और इसके अलावा भी 5 रेड जोन्स हैं, तो तेलंगाना हुकूमत मज़ीद कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के मूड में है। फ़िलवक्त अच्छी खबर यह है कि जो पहले से कन्फाइनमेंट जोन करार दिए गए थे, वहाँ पर पिछले 15 दिन से कोई नया केस नहीं आया है, जिसकी वजह से वहाँ कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि मल्लेपल्ली की बड़ी मरकज़ी मस्जिद है, नामपल्ली की मुर्गी मार्केट है। हमने इन इलाक़ों का दौरा किया और मुशाहिदा किया कि किस तरह से जो बिल्कुल बैरिकेड्स के ज़रिए बंद कर दिया गया था, अब वहाँ पर लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। हालांकि गाड़ियाँ वहाँ नहीं जा सकती हैं, मगर पैदल आप जा आ सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। फ़िलवक्त आप इस वीडियो को मुलाहिज़ा कीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मल्लेपल्ली चौरस्ता। जो पीछे आप देख रहे हैं, मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद वाक़ है, और मल्लेपल्ली मस्जिद से जो नामपल्ली को रास्ता जा रहा है, वो रास्ते को खोल दिया गया है। बहुत दिनों के कन्फाइनमेंट के बाद जो तबलीगी जमात के लोग मस्जिद में ठहराए गए थे, वो लोग पूरे नेगेटिव पाए गए और उन सबको रिहा कर दिया गया हो। उसके बाद से जो है लूजनिंग के जो है इक़दाम किए जा रहे थे, और जो है कल ये रास्ता खोल दिया गया है। आप मेरी बाईं जानिब देख सकते हैं, ये रास्ता जो लकड़ी के पुल को जाता है, ये रास्ता भी जो है खोल दिया गया है। मेरे दाईं जानिब आप देख सकते हैं, ये रास्ता जो है आगापुरे को जाता है, ये रास्ता भी खोल दिया गया है। और नामपल्ली की मार्केट को ये रास्ता जाता है। हम देखते हैं वहाँ का क्या हाल है। इस वक्त हम नामपल्ली मुर्गी मार्केट के पास हैं। आप देख सकते हैं ये कन्फाइनमेंट जोन जो करार दिया गया था, यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग की टाइमिंग लिखी गई है। हालांकि ये बैरिकेड तो नहीं हटाया गया है, मगर बाजू से लोग जाकर जो है ख़रीदारी कर सक रहे हैं। आइए पीछे देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो है नामपल्ली की चिकन मार्केट है, यहाँ पर भी टाइमिंग का बोर्ड लगाया गया है। और आप पीछे देख सकते हैं, फ़िलवक्त तो सारी दुकानें बंद हैं, मगर चूँकि टाइमिंग दी गई है 6 बजे से 5:30 बजे तक, 5:30 बज चुके हैं, इसीलिए मार्केट फ़िलवक्त सारी बंद है। कारें वगैरह तो नहीं जा सकती हैं, मगर बाजू से रास्ता है, लोग पैदल जाकर ख़रीदारी करके आ सकते हैं। तो ये है नामपल्ली की तरकारी मार्केट। तरकारी मार्केट भी फ़िलवक्त पूरी बंद है। वजह ये कि शाम के 6 बज चुके हैं और 5:30 बजे तक का टाइमिंग दी गई है। तो खुली है मार्केट, मगर वही कि गाड़ियां नहीं जा सकती, लोग पैदल जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। अब इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह यूसुफ़ैन चौरस्ते पे। देख सकते हैं पिछले जो है पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए हैं, और जो है लॉकडाउन की पाबंदी करवाने के लिए ये जो है आप बैरिकेड जो लगा दिया गया था, कई दिनों से बिल्कुल बंद था, मगर अब जो है ये लोगों के लिए आमद रफ्त के लिए खोल दिया गया है। इसके बाद अगर आप चलेंगे तो ये दरगाह यूसुफ़ैन को रास्ता जाता है, ये रास्ता भी खुला है। दरगाह हालांकि बंद है, मगर रास्ता खोल दिया गया। तो देखा नाज़रीन आपने, रमज़ान के महीने में किस कदर बिज़ी हुआ करता था ये इलाक़ा। मसाजिद भरी पड़ी रहती थी, रात भर जाग कर इबादतें होती थी। ख़ास तौर पे मल्लेपल्ली मस्जिद आज सूनी पड़ी हुई है। मल्लेपल्ली की सड़कें, बारगाह यूसुफ़ैन के अतराफ़ का इलाक़ा, होटलें, कपड़ों की दुकानें सारी मसरूफ़ रहती थी और टॉप बिज़नेस चला करता था। लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ रहते थे और दुकानदार बड़े खुश व खुर्रम रहते थे कि रोज़ाना लाखों का कारोबार हो रहा है।
आज क्या हाल है। आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से बच्चे खिड़की में से बाहर झांक रहे हैं। वो बाहर नहीं आ सकते, खेल कूद नहीं सकते। हालात कब किस करवट जा सकते हैं कोई नहीं बता सकता। ये इंसान के रीच से बिल्कुल बाहर है। जिसने ये सारी दुनिया बनाई है सारा उसी के कंट्रोल में है। आप कितने भी प्लान्स बना लें, आप कितने भी दौलतमंद हों, कितने भी ताकतवर हों, कितने भी बाहुबली हों, आप मामूली से न दिखने वाले वायरस के आगे बेबस हैं। डरते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। आप अपने आप को घर में रखना पड़ रहा है। आपको कहीं जा रहे हैं तो किसी के करीब जाने के लिए डर होता है। आप मास्क पहन रहे हैं, किसी से हाथ मिला नहीं रहे हैं, फिर भी कहीं कोई सरफेस पे हाथ टच हो गया, हो सकता है वो कंटामिनेटेड सरफेस हो, आप फ़ौरन या तो हाथ धो रहे हैं या फिर सैनिटाइज़र से अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। 22 मार्च से पहले क्या था, कितनी बेफिक्र ज़िंदगी हम गुजार रहे थे। फ़ौरन हालात चेंज हो गए। हालांकि ये हालात तो पहले से ही ख़राब हो रहे थे, मगर हुकूमत हिंद ने इसका संजीदगी से नोट नहीं लिया था, वरना फरवरी में ही लॉकडाउन हो जाना चाहिए था। तो इतने परेशान हम शायद ना रहते। फिर भी जो भी हो, देर आयद दुरुस्त आयद। मगर अब हाल ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपने आप को लॉकडाउन में रखिए, अपने आप को मुक़य्यद रखिए। बाहर तो वैसे भी नहीं जा सक रहे हैं, रमज़ान का महीना है, घर पर रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उस परवरदिगार को याद करिए जिसके कब्ज़े में सारों की जान है, जिसके कब्ज़े कुदरत में सारे जो है दुनिया के काम हैं। वो चाहे तो दुनिया मज़े से चल सकती है, वो चाहे तो 1 सेकंड में सारी दुनिया रुक सकती है। दुआ मुसलसल करते रहिए, चाहे आप किसी भी मज़हब के मानने वाले हों। आप अपने बनाने वाले ईश्वर, खुदा, गॉड, लॉर्ड जो भी कहते हैं, आप दुआ कीजिए और हिंदुस्तान को कोरोना से मुक्त कराने की कोशिश में लगे रहिए। अगले एपिसोड तक के लिए ख़ास लम्हात में हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।